हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना किसे कहते हैं या उद्देशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको इसका पहले उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। तो हमको एक पेज में प्रस्तावना लिखी हुई मिलती है हर पुस्तक में, इंग्लिश मीडियम को हो चाहे हिंदी मीडियम की कोई भी बुक हो। या तो प्रस्तावना लिखा रहता है, या 2 शब्द लिखा हुआ रहता है, या आमुख लिखा हुआ रहता है, और इंग्लिश में एक्नॉलेजमेंट उसमें लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है, या प्रीफेस लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं उस पुस्तक के अंदर क्या लिखा है ये एक पेज में लेखक प्रस्तावना में बता देता है। आ रहा समझ में? तो ठीक वैसे ही जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश का संविधान कैसा है। अब चाहे भारत का संविधान हो चाहे विश्व का किसी भी देश का संविधान हो, ठीक है, तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इस प्रस्तावना से हमें यह पता चलता है कि उस देश का संविधान कैसा है, उस देश का संविधान लचीला है या कठोर है, उसका वर्णन हमें पहले ही प्रस्तावना में पता चल जाता है। आ रहा समझ में? तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है तो ये यह बताती है कि हमारे देश का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, भारत की सरकार कैसे काम करती है। आ रहा समझ में? ये सभी जानकारी हमको संक्षिप्त रूप में या संक्षेप में प्रस्तावना में प्राप्त होती है। तो सरल भाषा में आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाता है फ्रेंड? तो सीधी सी बात है कि जो प्रस्तावना होती है इसका अर्थ होता है कि इससे हमें संविधान के आदर्श, इसके बाद में संविधान के उद्देश्य, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद और किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो सरकार का स्वरूप कैसा है, सरकार का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो संविधान का आदर्श, संविधान का उद्देश्य क्या है, और यहाँ की सरकार कैसे काम करती है, या यहाँ पर सरकार का स्वरूप कैसा है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें संक्षेप में प्राप्त होती है। संक्षेप में मतलब छोटे रूप में हमें प्राप्त होती है, तो इससे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो जब भी हम हमारे भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा भारत देश कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, भारत की सरकार कैसी है। आ रहा समझ में? ये सब हमें प्रस्तावना को पढ़ने से ही पता चल जाता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह बताती है कि हमारे भारत के संविधान के आदर्श क्या है, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है, भारत की सरकार के स्वरूप कैसा है। इसकी जानकारी हमें बहुत ही छोटे रूप में प्राप्त हो जाती है, संक्षेप में प्राप्त हो जाती है, तो इसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रस्तावना को या उद्देशिका को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब आगे देखिए इसमें कि ये जो प्रस्तावना होती है, ठीक है, तो प्रस्तावना का उद्भव कैसे हुआ ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसमें बहुत सारे वर्णन उन्होंने बताया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना तैयार की गई है। इसीलिए इस प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसे हम उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, कब किया था इन्होंने? तो ये डेट भी आपको याद रखनी होगी, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी तैयार की गई है। इस कारण इसे हम उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नाम इसका हो जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही उद्देशिका नाम इसका हुआ है प्रस्तावना का। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यह हमने कहाँ से एडॉप्ट की है, कहाँ से इसको लिया है, और इसके बाद में किस देश की भाषा को हमने प्रस्तावना में शामिल किया है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको पढ़ने से पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये हमारे भारतीय संविधान का परिचय पत्र होती है। ये किसने कहा है? तो ये N.A. पालकीवाला ने कहा है। तो ये विशेषज्ञ रहे हैं संविधान के, ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो कानून के और संविधान के विशेषज्ञ रहे हैं N.A. पालकीवाला। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये क्या है? इन्होंने कहा कि संविधान का परिचय पत्र होती है। अब इसको पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि हमारे भारत का संविधान कैसा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में जिस प्रस्तावना की हम बात कर रहे हैं, यह प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रस्तावना हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर जिस प्रस्तावना की भाषा हम बोलते हैं, तो इस भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद फिर प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए कि जो हमारी प्रस्तावना होती है, इस प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो ध्यान रखना फ्रेंड, अभी तक हमारी संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वह कब हुआ है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 1976 में एक बार संशोधन हुआ है और 42वां संशोधन था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक एक बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक सिर्फ एक बार। और कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए हैं? तो ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और यह भी पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत ये 3 शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह कैसी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मतलब 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये ऐसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें बीच में जो शब्दावली आती है, इन शब्दावली से कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली और इसके कुछ प्रमुख तत्व हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो हमारी प्रस्तावना के कुछ प्रमुख तत्व हैं, वे तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला हो जाता है संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है। तो प्रस्तावना का तत्व में पहला तत्व आता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो संविधान है इसके अधिकार का स्रोत कौन है? तो इसके अधिकार का स्रोत है हमारे भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत का संविधान किसने तैयार किया था? हमारे भारत के लोगों ने। आ रहा समझ में? तो भारत के लोगों ने मतलब कि भारत की जनता के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को चुना गया था। और ये लोग कहाँ पर बैठे थे? ये लोग संसद में जाकर बैठे थे और यही लोग संविधान बनाकर तैयार किए थे। आ रहा समझ में? तो संविधान किसने बनाया है? तो संविधान हमारे भारत के लोगों ने तैयार किया है। तो इसलिए संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? ये हमारे भारत के लोग हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है
भारत की प्रकृति, तो जो हमारा भारत है, हमारा भारत कैसा है, तो हमारा भारत संप्रभु है। और संप्रभु का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो संप्रभु को इंग्लिश में कहते हैं सोवरेन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको सोवरेन कहते हैं। तो संप्रभु का मतलब हो जाता है कि भारत हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, इसलिए हमारे भारत को संप्रभु देश कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो संप्रभु का मतलब क्या हो जाता है कि भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भी संप्रभुता की बात की जाती है तो इसमें दो वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, आंतरिक और बाह्य निर्णय। ठीक है, आंतरिक और बाह्य निर्णय में भारत स्वतंत्र होता है। भारत किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय कभी नहीं लेता, ध्यान रखना। आ समझ में? जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा था और उस समय इस संप्रभुता की जब बात हुई थी, तो कुछ संविधान निर्माताओं का यह कहना था कि भारत तो ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो भारत संप्रभु कैसे होगा, और भारत तो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो फिर भारत संप्रभु कैसे होगा। हो सकता है आने वाले समय में ब्रिटेन भारत पर दबाव बनाए। तो उस समय फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया था इस संप्रभुता के चलते कि भारत कैसा देश है, तो भारत संप्रभु देश है। भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, आंतरिक निर्णय भी स्वतंत्र होकर लेगा और बाह्य निर्णय भी स्वतंत्र होकर लेगा। आंतरिक निर्णय से तात्पर्य क्या होता है, तो आंतरिक निर्णय से तात्पर्य होता है कि हमारे देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये जो चारों निर्णय हैं भारत स्वतंत्र होकर लेगा, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। और वह निर्णय कैसे, तो वह निर्णय का मतलब हो जाता है कि जैसे किसी दूसरे देश से समझौता करना हो, फिर इसके बाद में अगर कोई देश हमारा शत्रु है तो उससे किस प्रकार की वार्तालाप करना है। आ रहा समझ में? ये सभी निर्णय हमारा भारत खुद लेगा, इसके लिए भारत स्वतंत्र है। और रही बात राष्ट्रमंडल की सदस्यता की, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की इच्छा पर निर्भर है। भारत जब चाहेगा तब राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग सकता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उत्तर दिया था जब हमारे भारत के संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था, जब भारत के संप्रभुता पर आक्षेप किया जा रहा था, तो उस समय ऐसे उत्तर उन्होंने दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या हो जाता है, तो समाजवादी शब्द समाजवाद से मिलकर बना है। तो समाजवाद के बारे में हम देखते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद का सीधा सा अर्थ होता है कि संसाधनों का समान वितरण करना समाजवाद कहलाता है। गांधी जी का कहना था कि भारत में समाजवाद लाया जाना चाहिए और भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। भारत में लोगों को सामाजिक समाजवाद, राजनीतिक समाजवाद और आर्थिक समाजवाद, ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए भारत में कार्य किए जाने चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। अर्थ समझ में? क्योंकि हमारे भारत में लोग सामाजिक रूप से कमजोर थे, तो उनको सामाजिक रूप से मजबूत बनाना होगा, सशक्त बनाना होगा। राजनीतिक रूप से हमारे भारत में लोग कमजोर हैं, तो उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आर्थिक रूप से हमारे भारत में लोग कमजोर हैं, तो उन्हें मजबूत करना होगा। आ रहा समझ में? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीन प्रकार के समाजवाद होते हैं और इन तीनों का ही फायदा जनता को देना है, ये उस समय गांधी जी का विचार था। ठीक है, तो ये हमारे भारत की ऐसी प्रकृति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आज हम देखते हैं कि हमारी भारत सरकार इसी के आधार पर समस्त जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। समाजवाद को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। आ रहा समझ में? आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में किसी कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। फिर इसके बाद में राजनीति के आधार पर देखें तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है तो व्यक्ति खुद अलग, ठीक है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। मतलब किसी दल के साथ ना होकर भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अकेला भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये राजनीतिक समाजवाद हो जाता है। फिर आर्थिक समाजवाद क्या होगा, तो भारत में
जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकार सहायता देगी, सरकार उनके लिए कल्याणकारी कार्य चलाएगी ताकि वे भी आगे बढ़ सके, पढ़ लिख सके और उन्नति कर सके। ठीक है, तो इस अवधारणा को कहा जाता है आर्थिक समाजवाद। तो ये समाजवाद में तीन अर्थ छुपे हुए थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो गांधी जी का कहना था ये। अब इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं, समाजवाद को सोशलिज्म कहते हैं और पंथ निरपेक्ष को सेकुलरिज्म कहते हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या हो जाता है या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारे भारत मतलब राज्य का, तो संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा गया है। तो राज्य का या हमारे भारत का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। भारत न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। यह अवधारणा कहलाती है पंथ निरपेक्ष। और ध्यान रहे कि ये जो समाजवाद शब्द हैं और पंथ निरपेक्ष है, ये दोनों ही शब्द हमारी प्रस्तावना में कब जोड़े जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये दोनों शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों ही शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले ये शब्द नहीं थे। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अगली प्रकृति हमारे भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति। अब लोकतांत्रिक शब्द किससे मिलकर बना है, यह लोकतंत्र से मिलकर बना है और लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है जनता का शासन। आ रहा समझ में। अब भारत में किसका शासन है, अब भारत में जनता का शासन है। अब जनता जब तक चाहेगी तब तक कोई भी उसका प्रतिनिधि सरकार में रहेगा और जब जनता नहीं चाहेगी तो वह प्रतिनिधि हट जाएगा। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार ने लगातार 10 साल तक कार्य किया, मतलब जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, फिर जनता को लगा कि नहीं अब ये प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। तो जनता ने फिर किसको बनाया है, तो जनता ने इनको चुना और अब लगातार अपन देखते हैं कि ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो अब शासन किसका है, जनता का शासन है। सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है। तो जनता जब तक चाहेगी तब तक कोई भी प्रतिनिधि सरकार में रहेगा और जब जनता नहीं चाहेगी तो उसको हटना पड़ेगा पद से। इसीलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता का जनता पर जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन का कहना है। और अब्राहम लिंकन कौन थे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है गणतांत्रिक। तो जो गणतांत्रिक शब्द है यह किससे मिलकर बना है, तो यह गणतंत्र से मिलकर बना है और गणतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है रिपब्लिक। तो इंडिया कैसा है, तो भारत हमारा गणतांत्रिक देश है। हमारा भारत या हमारा इंडिया रिपब्लिक इंडिया है। इसका मतलब होता है कि भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं गणतंत्र। आ रहा समझ में। तो हमारे भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पता होगा आपको। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे भारत की जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं ये इनको राष्ट्रपति को चुनते हैं। आ रहा समझ में। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। इनसे ऊंचा कोई पद हमारे भारत में नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है हमारे भारत में, सबसे ऊपर है हमारे भारत में संविधान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, इसको कहते हैं गणतंत्र। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इस कारण से हमारे भारत को हम गणतंत्र भारत कहते हैं। तो 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आ रहा समझ में। अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का मतलब क्या है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा
कि जिस देश में सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो उसे हम गणतांत्रिक देश कहते हैं। तो हमारा भारत कैसा है? गणतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और राष्ट्रपति पद भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में डिफरेंस क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, हमारे भारत में 5 वर्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि बस सिर्फ 2 बार, कोई भी व्यक्ति 2 बार चुनाव लड़ सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये होता है गणतांत्रिक का अर्थ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे भारत की प्रकृति होती है। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह है न्याय दिलाना। तो हमारे भारत में सभी लोगों को न्याय दिलाना है। अर्थ समझ में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे भारत में लोगों को दिला है, ये हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड। अर्थ समझ में, तो सामाजिक न्याय में क्या होगा? तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो जाति के आधार पर, न वंश के आधार पर, न लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होता है सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय में क्या होगा? तो सबको, जो भी व्यक्ति है, हमारा भारत का जो नागरिक है, तो हर भारतीय नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर उसे एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। तो ये राजनीतिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय क्या होगा? तो कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, हमारी भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि हर व्यक्ति को पढ़ने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए उसे प्राप्त हो। ठीक है, तो पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल उसे प्राप्त हो, खाना खाने के लिए उसे अच्छा खाना प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद फिर रहने के लिए घर प्राप्त हो। तो ये होता है आर्थिक न्याय। और हमारी भारत सरकार जो गरीब वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उन्हें हमारी भारत सरकार आर्थिक रूप से भी मदद करती है। इसके बाद फिर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो जो पिछड़ा तबका है उसके लिए कल्याण के कार्य के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा। तो यह होता है न्याय। तो हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि हमारे भारतीय नागरिकों को न्याय प्राप्त हो। दूसरा है स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। इसके बाद में उसका आचरण करने की स्वतंत्रता हो, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हो। आ रहा समझ में? हर व्यक्ति को उपासना की स्वतंत्रता हो। उपासना का मतलब ये है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है तो आप अपने धर्म को मानो। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं दूसरा धर्म, मुस्लिम धर्म अच्छा है, तो इस्लाम कबूल करो, किसी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आप जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण नहीं करा सकते, आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इच्छा से कोई व्यक्ति धर्म स्वीकार कर रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, तो इसमें स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो यह हमारे संविधान का उद्देश्य है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। आ रहा समझ में? बोलने की स्वतंत्रता हो, व्यापार की स्वतंत्रता हो, घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो, अपनी पसंद का व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो। ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय संविधान ने हमारे भारतीय नागरिकों को दी है। इसके बाद फिर समता मतलब समानता, तो बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये होती समानता। इसके बाद फिर बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हो जाता है कि हमारे भारत में सभी लोग आपस में क्या होंगे, सब आपस में भाई बंधु हैं। आ रहा समझ में? सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और अगर आपके पास कोई अच्छे विचार हैं तो हमारी भारत सरकार को बताएं, जो देश के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके। इसके बाद फिर राष्ट्र की एकता, तो हमारे देश में एकता बनाए रखना ये हमारे संविधान का मूल उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अखंडता। अखंडता का मतलब हो जाता है इंटीग्रिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखें। और यह अखंडता शब्द हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह अखंडता या इंटीग्रिटी वर्ड हमारी इंडियन प्रीएम्बल में ऐड किया जाता है या इसको जोड़ा जाता है।
ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अखंडता का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि अब किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत का विभाजन हुआ था तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें प्रावधान किया गया था कि भारत को विभाजित करके एक अलग देश बर्मा बनाया जाएगा। बर्मा मतलब वर्तमान में म्यांमार, तो ये भी हमारे भारत से अलग हुआ। फिर इसके बाद में 1947 में 1947 में फिर भारत का विभाजन हुआ। तो भारत का विभाजन हुआ तो बना पाकिस्तान। पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन अब किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन नहीं होगा, इसको कहते हैं अखंडता। आ रहा समझ में? अखंडता का मतलब होता है कि अब भारत के टुकड़े नहीं होंगे, अब भारत का विभाजन नहीं होगा। ये अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद व्यक्ति की गरिमा, मतलब ये कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी की इज्जत होती है। तो हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को अपने अपने प्रतिष्ठा के अनुसार, इज्जत के अनुसार, मान मर्यादा के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आ जाता है इसमें संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। हमारा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन हमने हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, मतलब उसको गले से लगाया था। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अधिनियमित किया था, मतलब इसको कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो इसी दिन से लागू कर दिए गए थे। फिर इसके बाद में आत्मार्पित करते हैं, मतलब हम अपने आप को हमारे भारतीय संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। तो ये अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949, नवंबर 26 1949। इस दिन कुछ अनुच्छेदों को हमारे भारत में लागू कर दिया जाता है और बाकी के फिर जो बचे थे तो उनको फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो हमारे भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी होगी, 26 जनवरी 1950 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंगीकृत करने की तिथि कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा 26 नवंबर 1949, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी प्रस्तावना के ये 4 तत्व होते हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं। तो इसकी कुछ शब्दावली है, देखिए। तो पहले आ जाती है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग से मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हमारे देश के लोगों ने हमारे भारत का संविधान बनाकर तैयार किया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, तो भारत के लोगों के द्वारा किया गया है। अब इतने सारे भारत के लोग तो जाकर बैठ नहीं सकते थे, तो फिर क्या हुआ कि हमारे भारत में लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुना था तो वे प्रतिनिधि संविधान सभा में जाकर बैठते हैं और उन्होंने फिर इस संविधान को बनाकर तैयार किया, यह संविधान का निर्माण किया है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है इसका मतलब हम भारत के लोग। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, तो अगला पॉइंट है इसमें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, तो थोड़ी देर पहले इसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर प्रभुत्व से मतलब है संप्रभु। तो भारत कैसा देश है, तो भारत एक संप्रभु देश है और संप्रभु को इंग्लिश में कहा जाता है सोवरेन। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि भारत हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। यदि हमारे भारत के अंदर जैसे धार्मिक, राजनीतिक अगर कोई निर्णय लेना है तो भारत इसके लिए स्वतंत्र है। इन निर्णयों को लेते समय भारत किसी दूसरे देश से नहीं पूछेगा, भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। आ रहा समझ में? क्योंकि ये हमारे भारत का आंतरिक मामला होता है। फिर इसके बाद में अगर वह निर्णय लेना है तो वह निर्णय लेते समय भी भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, भारत स्वतंत्र है इसके लिए। इसके बाद फिर अगर किसी दूसरे देश से समझौता करना है या नहीं करना है, ये भारत इसके लिए स्वतंत्र है। इसके बाद फिर जो शत्रु देश है उससे किस प्रकार के व्यवहार करना है, ये हमारे भारत इसके लिए स्वतंत्र है। आ रहा समझ में? तो भारत एक कैसा देश है, संपूर्ण संप्रभु देश है और अब भारत किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा, चाहे आंतरिक निर्णय लेना हो चाहे बाह्य निर्णय लेना हो। ठीक है फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये होता है संपूर्ण संप्रभु। इसके बाद फिर
अगला शब्द आता है हमारी प्रस्तावना का समाजवादी। अब जो समाजवादी शब्द है तो यह किससे मिलकर बना है, तो समाजवादी शब्द यह समाजवाद से मिलकर बना है। और ये जो समाजवाद होता है तो ये गांधी जी के द्वारा दी गई अवधारणा है। और समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है फ्रेंड संसाधनों का समान वितरण करना। और ये जो समाजवाद होता है यह 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है सामाजिक समाजवाद, पहला हो जाता है सामाजिक समाजवाद, दूसरा हो जाता है राजनीतिक समाजवाद, इसके बाद फिर तीसरा प्रकार हो जाता है आर्थिक समाजवाद। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब सामाजिक समाजवाद क्या है, तो सामाजिक समाजवाद का सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न तो हमारा राज्य मतलब भारत करेगा इस प्रकार का भेदभाव, और न ही हमारे भारत के लोग एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में, तो सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीची नहीं है, सभी जाति समान है, सभी लोग समान हैं, सभी धर्म समान हैं हमारे भारतीय संविधान की नज़रों में। आ रहा समझ में फ्रेंड, तो भारतीय संविधान की नज़र में सारे धर्म समान हैं, सभी जाति के लोग समान हैं, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई जाति नीचे नहीं है, ये हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ खाना खा सके, बैठ सके, बेटी व्यवहार कर सके, ये होता है सामाजिक समाजवाद, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसे में हम देखते हैं कि रोटी और बेटी का व्यवहार जब समान रूप से होने लगे हमारे भारत में, तब समझना कि समाजवाद आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा किसने कहा था, ऐसा बाबू जगजीवन राम ने कहा था। तो जगजीवन राम कौन थे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जगजीवन राम हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे भारत में अगर समाजवाद लाना है तो रोटी और बेटी का व्यवहार शुरू किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रोटी खा सके, मतलब खाना खा सके, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर सके। जब ऐसा भारत में होने लगे तो आप समझना कि भारत में समाजवाद आ चुका है, इसे कहा जाता है सामाजिक समाजवाद। ये बाबू जगजीवन राम ने कहा है। और बाबू जगजीवन राम एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे भारत में केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में सर्वाधिक समय तक रहे हैं। आ रहा समझ में, तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री और सबसे ज़्यादा मंत्रालयों के मंत्री जगजीवन राम रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता राजनीतिक समाजवाद। अब राजनीतिक समाजवाद का सीधा सा सरल भाषा में आपको अर्थ याद रखना है कि एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तथा कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उसके योग्य हो। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, ठीक है, तो वह एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार रखता है। ये होता है राजनीतिक समाजवाद। इसके बाद फिर इसी के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि हमारे भारत के नागरिक चुनाव लड़ सकते हैं, उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन वह उसके योग्य हो तब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा होता है यह राजनीतिक समाजवाद। फिर इसके बाद में आर्थिक समाजवाद क्या होता है, तो आर्थिक समाजवाद का मतलब सीधा सा हो जाता है कि हमारे भारत में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको हमारी भारत सरकार अपलिफ्ट करेगी, मतलब सहयोग देगी, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। तो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जाएगा, तो इनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद में इन्हें मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आ रहा समझ में, तो एक वर्ग हमारे भारत में बहुत अमीर है और एक वर्ग हमारे भारत में बहुत गरीब है। तो जो गरीब वर्ग है उसको अमीर की श्रेणी में लाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, क्योंकि ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। हर आदमी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वह अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा खाना खा सके, अच्छा रहन सहन हो उसका। आ रहा समझ में, तो ये हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समय ये सपना देखा था, ठीक है। तो ये ऐसा होता है समाजवाद। ये समाजवाद के 3 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए प्रस्तावना का अगला शब्द, प्रस्तावना का अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द यह भी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था। ध्यान रखें,
मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो समाजवाद शब्द था और पंथ निरपेक्ष शब्द था, ये हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले नहीं था। ये कब जोड़ा जाता है? ये तो 42वां संविधान, याद रखना आप लोग। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976। तो भारतीय संविधान संशोधन, तो हमारे भारत का जो संविधान संशोधन है उसका नंबर कौन सा था? 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये दो शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर ये 42वां का नंबर क्या हो जाता है? तो 42वां का मतलब हो जाता है कि इससे पहले 41 संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हो चुके थे। और संशोधन का मतलब क्या होता है? सुधार करना। तो हमारे भारत में इससे पहले 41 बार संविधान में हम सुधार कर चुके थे, ये 42वीं बार हम सुधार कर रहे थे। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसका नाम हुआ 42वां। और ये क्या है? 1976। तो जिस वर्ष संशोधन होता है, जिस वर्ष सुधार होता है, तो ये उस वर्ष का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। और इस संशोधन के तहत ये दोनों शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म, और इसका मतलब होता है कि हमारे भारत मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य मतलब भारत न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। आ रहा समझ में? तो इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। तो हमारे भारतीय संविधान की नज़रों में सभी धर्म समान हैं, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है। संविधान की नज़रों में सभी धर्म समान होते हैं। ऐसे अवधारणा को कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक शब्द किससे मिलकर बना है? तो लोकतंत्रात्मक शब्द यह लोकतंत्र से मिलकर बना है। और लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? सीधा सरल अर्थ आपको ध्यान रखना है, जनता का शासन। आ रहा समझ में? तो जनता का शासन मतलब क्या है कि जब तक जनता चाहेगी तब तक कोई भी सरकार अपने अस्तित्व में रहेगी, और जब जनता नहीं चाहेगी तो वह सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। हर 5 साल में हम देखते हैं कि हमारे भारत में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। हमारी सरकार, हमारी भारत की जनता जिसको चाहती है उस व्यक्ति की सरकार हमारे भारत में बनती है, उस पार्टी की सरकार हमारे भारत में बनती है। ये आपने देखा होगा। हमारी जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार बनाना है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। हमारी भारत की जनता चाहती है कि नहीं अब बीजेपी की सरकार बनाना है तो बीजेपी की सरकार बनती है। और अगर अब हमारी भारत की जनता चाहेगी कि नहीं अब अरविंद केजरीवाल की सरकार होना चाहिए तो केजरीवाल की सरकार बनेगी। फिर आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सीधे सरल अर्थों में आपको ध्यान रखना होगा, जनता का शासन लोकतंत्र का अर्थ होता है। और जो राष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, जिनका नाम अब्राहम लिंकन था, तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा दी है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता पर जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है, ये उन्होंने कहा था। और ये एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा मतलब हो जाता है कि जनता जब शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, सीधे सीधे जनता जब शासन में भाग लेती है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो क्या विश्व में ऐसा कोई देश है कि जहां पर जनता सीधे शासन में भाग लेती है? तो ऐसे देश का नाम है स्विट्जरलैंड। आ रहा समझ में? ये वही स्विट्जरलैंड है जहां पर हमारे भारत का सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी डिपॉजिट है या काला धन जमा है। आ रहा समझ में? तो ये स्विट्जरलैंड में जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ की जनता सीधे शासन पद्धति में या शासन में भाग लेती है। लेकिन हमारे भारत जैसे विशाल देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी जनसंख्या है। तो क्या सारे लोग साथ में बैठकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं? क्या सारे लोग बैठकर क्या कोई भी कानून बना सकते हैं? क्या
नहीं बना सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड में जनसंख्या कम होने के कारण ऐसी पद्धति वहां पर प्रचलन में है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद में फिर लोकतंत्र का दूसरा प्रकार हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है कि जब जनता शासन में सीधे सीधे भाग न ले, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। मतलब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि फिर शासन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दो रूप होते हैं लोकतंत्र के मुख्य रूप से, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। इसके बाद फिर प्रस्तावना का अगला शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब मैं अभी बता चुका हूं आपको पिछले थोड़े समय पहले ही। तो गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है कि भारत कैसा देश है, तो भारत गणतंत्र देश है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में जो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। तो अमेरिका में फिर राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो अमेरिका में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो गणराज्य का या गणतंत्र का सीधा सा मतलब हो जाता है कि वह पद्धति जिसमें उस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ऐसी पद्धति को गणतंत्र या गणतंत्रात्मक प्रणाली कहते हैं। और जिस देश में इस पद्धति को अपनाया जाता है उसको कहते हैं गणराज्य। तो हमारा भारत कैसा देश है, तो भारत गणराज्य है। भारत कैसा देश है, तो भारत गणतंत्रात्मक देश है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे भारत में संविधान लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 से। इसलिए हम देखते हैं कि उस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इस कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और हमारे राष्ट्रपति 21 तोपों की सलामी लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला शब्द आ जाता है, अगला शब्द आता है न्याय। अब न्याय का मतलब क्या हो जाता है, तो सभी के साथ समान व्यवहार करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। तो सभी के साथ समान व्यवहार करना ही न्याय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो न्याय कैसे, तो हमारे भारत में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अपन बात करते हैं, तो यह प्रणाली हमने कहाँ से स्वीकार की है, कहाँ से हमने इस पद्धति को अडॉप्ट किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि रूस में जब क्रांति हुई थी, तो रूस में जब क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की गई थी व्यापक स्तर पर। आ रहा समझ में? तो उसी से प्रेरित होकर हमारे भारत में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो सबको स्वतंत्रता है। ठीक है। हर व्यक्ति अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उस व्यक्ति पर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म के खिलाफ में बोलेंगे। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप किसी का अपमान करेंगे। अगर आप अपमान करते हैं या किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो वह फिर कानूनन जुर्म होता है और उसकी सजा आपको दी जाती है। अगर आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए, सरकार को अपने विचार बताइए। सरकार आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार को लगेगा कि अच्छा विचार है तो उस पर अमल भी करेगी। आ रहा समझ में? तो आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर इसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता का मतलब क्या हो जाएगा, आपको जिस धर्म में विश्वास है आप विश्वास कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार हिंदू धर्म बहुत अच्छा है तो आप हिंदू धर्म को मानिए। आपको लग रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा है तो इस्लाम को मानिए। अगर आपको लग रहा है कि ईसाई धर्म बहुत अच्छा है तो ईसाई धर्म को स्वीकार कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जैन धर्म बहुत अच्छा है तो आप जैन धर्म को अपनाइए। जो धर्म आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका विश्वास हो, आप उसको मान सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। इसके बाद में अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। इसके बाद फिर उपासना की स्वतंत्रता। और उपासना का मतलब यहाँ पर उपवास करना नहीं है। आ रहा समझ में? आपको जिस धर्म में विश्वास हो रहा है कि यार ये धर्म बहुत अच्छा है तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, आप उसकी उपासना कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रताएं
दी गई है और इस स्वतंत्रता का वर्णन हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके बाद देखिए इसमें जो बात हम कर रहे हैं किसकी, स्वतंत्रता की, तो जिस स्वतंत्रता की अपन बात कर रहे हैं यह स्वतंत्रता हमने कहाँ से प्राप्त की है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो फ्रांस में जब क्रांति होती है 1789 1789 से स्टार्ट होती है, जो कि 1799 तक रहती है, ठीक है। तो जब वहाँ पर एक क्रांति हुई थी तो वहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता की, फ्रीडम की मांग की थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसकी मांग वहाँ के लोगों ने की थी और इसी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आ रहा समझ में? तो हमारे भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया है और ये कहाँ से अडॉप्ट किया हमने, तो फ्रांस की क्रांति से इन्हें अडॉप्ट किया है। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो हमने शामिल की है, तो ये स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली, तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस की क्रांति से। इसके बाद फिर ऐसे दूसरा आता समता या समानता। तो समता या समानता, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ, भारत के जितने भी नागरिक हैं, तो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराना है या समान अवसर उन्हें प्रदान करना है, ये होती है समानता या समता। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में अवसर की समानता, तो अवसर की समानता का मतलब क्या है, हमारे भारत में हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए गए हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इस पद्धति को कहते हैं समानता। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पर समानता की भी मांग की गई थी, तो हमको लगा कि यार फ्रांस की क्रांति में जो समता या समानता की मांग की गई थी ये तो बहुत अच्छा है, इसको भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए। तो हमने फ्रांस की क्रांति से स्वीकार किया है और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब जो समानता होती है, तो समानता के प्रकार कितने हो जाते हैं, तो समानता के 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन सी समानता, सामाजिक समानता, दूसरी राजनीतिक समानता और तीसरी आर्थिक समानता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सामाजिक समानता का मतलब क्या है, तो सामाजिक समानता का मतलब है कि हमारे भारत में जितने भी धर्म है, जितनी भी जातियां हैं, सब समान हैं। कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, कोई जाति बड़ी नहीं है, कोई जाति छोटी नहीं है, सभी जातियां समान है, सभी धर्म समान है। आ रहा समझ में? यह होती है सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता में क्या है, तो राजनीतिक समानता में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, हर व्यक्ति वोट दे सकता है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर तीसरा होता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब क्या हो जाता है, तो हमारे भारत में सभी को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने पसंद का व्यवसाय कर सकता है, पैसे कमा सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। और जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। आ रहा समझ में? ताकि जो पिछड़ा हुआ तबका है, पिछड़े हुए लोग हैं, ये भी अमीर वर्ग की श्रेणी में आ जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार की समानता है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। इसके बाद फिर अगली आ जाती है बंधुत्व। अगला शब्द है बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब होता है कि हमारे भारत में सभी लोग आपस में भाई बंधु हैं और सभी लोग आपस में भाईचारे का व्यवहार करें। तो ये हमारे भारत में भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है। आ रहा समझ में? कि सब एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करें या बंधुता को बढ़ावा दें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में मिलजुल कर रहे, एकता को बढ़ावा दें। तो यह प्रणाली या जो बंधुता है या बंधुत्व है, यह भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो यह भी हमने फ्रांस की क्रांति से स्वीकार किया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से हमने लिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। ये होती है व्यक्ति की गरिमा। चाहे व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को जो हमारे भारत के नागरिक हैं, इनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी आधार पर फिर के.एम. मुंशी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं व्यक्ति की गरिमा के आधार पर। तो इन्होंने देखिए व्यक्ति की गरिमा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ होता है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई है तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है।
बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र होता है। हमारे संविधान का मानना है कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है अच्छा होता है। और प्रस्तावना में ये जो शब्द लिखा गया है, इसको अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद लिखा हुआ है 21, तो अनुच्छेद 21 को बहुत अधिक व्यापक बनाया गया है या उसे व्यापकता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये के.एम. मुंशी ने परिभाषित किया है व्यक्ति की गरिमा को, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है या इसके अलावा और कोई दूसरा भारत के छोड़कर दूसरा कोई विदेशी व्यक्ति भी है, तो उसे भी गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला शब्द आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता मतलब हमारे देश में एकता बनाए रखने में आप सभी सहयोग करेंगे, ये हमारा मूल कर्तव्य है। फिर इसके बाद में अखंडता, तो संविधान की प्रस्तावना में पहले ये अखंडता शब्द नहीं था। कब जोड़ा गया है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह अखंडता शब्द हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और इस अखंडता का मतलब क्या होगा, इस अखंडता का मतलब है कि अब किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार नहीं होगा, किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, चाहे सरकार को इसके लिए कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। आ रहा समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत के किसी क्षेत्र में अगर लोगों के द्वारा यह मांग की जाती है कि हमारा देश अलग बना दो, जैसे जो 7 सिस्टर्स वाले हैं या जो पूर्वी राज्य हमारे भारत के, तो जो उत्तर पूर्वी राज्य भारत के ये मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन उनकी इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ दिया गया है। और इसका मतलब होगा कि अब किसी भी कंडीशन में हमारे भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अखंडता का अर्थ होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला शब्द आता है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है कि जो संविधान बनाकर तैयार किया गया था, तो इसको हम हमारे अंग से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, इसको कहते हैं अंगीकृत। फिर इसके बाद में अधिनियमित। अधिनियमित मतलब होता है कि इस संविधान को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा अगला आ जाता है आत्मार्पित करते हैं, मतलब इस संविधान के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ये होती है इसकी प्रस्तावना की व्याख्या या इस प्रस्तावना के शब्दों के अर्थ, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको प्रस्तावना की जो शब्दावली थी उनके अर्थ के बारे में आपको बताया है। अब आगे देखिए इसमें कि जो प्रस्तावना है क्या यह संविधान का अंग है या नहीं है, तो इसके बारे में कुछ विवाद हुए हैं। तो देखिए इसमें पहला आ जाता है ऐसे ही बाद बेरुवाड़ी संघ मामला, तो 1960 की बात है। तो इससे पहले एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि एक मामला आया था 1957 में, 1957 में। ठीक है, तो 1957 में एक मामला आता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। 1957 में यह मामला आता है और इसमें यह घोषित किया जाता है कि जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये उसमें प्रावधान किया गया था, किसमें? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 का मामला था ये। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यह मामला कब आता है? तो यह मामला 1957 में आया था, 1957 में। और इस मामले में यह घोषणा की जाती है कि जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या यह प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मामले में निर्णय दिया गया था कि न्यायालय में प्रस्तावना को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये इस मामले में कहा गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला मामला आता है बेरुवाड़ी मामला। तो बेरुवाड़ी या बेरुवाड़ी संघ मामला ये 1960 में आता है और इसमें यह कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये इसमें कहा गया था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मामले में कहा गया था कि
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो ये 1960 के बेरुवाड़ी संघ मामले में ऐसा कहा गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि क्यों नहीं है अंग, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें भी वही डिसीजन दिया गया जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के मामले में डिसीजन दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मामले में यह कहा गया था कि हमारी जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला मामला आ जाता है फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। तो यह कब आता है, तो यह 1967 में यह मामला आता है। और इसमें यह कहा गया था कि यह संविधान की मूल आत्मा है और यह हमेशा रहेगी और यह अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये इस मामले में कहा गया था फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला मामला आ जाता है, देखिए इसमें तो अगला मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। यह मामला कब आता है, तो यह 1973 का केस है ये। इस केस में क्या हो जाता है, तो इस केस में डिसीजन दिया गया कि ये जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये इसमें स्वीकार कर लिया गया। जबकि इससे पहले क्या डिसीजन दिया गया था बेरुवाड़ी मामले में, तो बेरुवाड़ी मामले में कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है, जबकि इस केशवानंद भारती बनाम मामले में कहा गया कि ये क्या है, ये संविधान का अंग है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी विवाद हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला मामला ऐसा आता है कब, तो ये भी 1960 का मामला है। तो बेरुवाड़ी संघ मामला आया था 1960 में और इसमें यह कहा जाता है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किसमें, प्रस्तावना में, क्योंकि यह संविधान का भाग है ही नहीं। ये 1960 में मामला आया, आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो 1960 का जो बेरुवाड़ी मामला आया था या केस आया था, इस मामले में, इस केस में यह डिसीजन दिया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान का भाग है ही नहीं, संविधान का अंग है ही नहीं। तो कैसे इसमें फिर सुधार करेंगे। फिर इसके बाद देखिए अगला आया दूसरा मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। तो ये कब की बात है, 1973 की बात है, 1973 की बात है। और इसमें यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो केशवानंद भारती बनाम मामला 1973 का मामला था और इस मामले में डिसीजन दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 368, तो 368 में क्या लिखा है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उस मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ये इसमें डिसीजन दिया जाता है इस मामले में। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला मामला आता है। तो जब ये मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, तो इसमें डिसीजन दिया गया कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है इसमें कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो मूल ढांचा कैसा, मूल संरचना कैसी, जैसा अपन देखते हैं कि स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता नहीं खत्म कर सकते आप। फिर इसके बाद में धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते। समानता का अधिकार है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये होते हैं मूल ढांचे। तो इसमें कहा गया था कि जो मूल ढांचा है या मूल संरचना है इसमें संशोधन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद में उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है,
इसी कारण फिर हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और उसमें प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द इसमें जोड़े जाते हैं। कौन कौन से वे 3 शब्द हैं? तो ये 3 शब्द हैं इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द फिर जोड़े जाते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है भाई, उद्देशिका में, प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, परंतु ऐसे मामले में संशोधन नहीं होगा, ऐसे भागों का संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान का मूल ढांचा है। तो संविधान का मूल ढांचा जैसे समानता की बात है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये संविधान के मूल ढांचे होते हैं, मूल संरचना होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कब नहीं हो सकता था, कब हो सकता है, ये आपको सारे वर्ष और ये विवाद आपको ध्यान रखना होगा। ये दोनों जो वाद हैं ये एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं फ्रेंड, याद रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला महत्व होता है प्रस्तावना का कि यह हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप होती है। मतलब कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का छोटा रूप होता है, संक्षेप होता है। हम इसको पढ़कर ये समझ जाते हैं कि हमारे भारत का संविधान कैसा है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है इसका महत्व कि इससे हमें संविधान का दर्शन होता है या संविधान के दर्शन की झलक हमें स्पष्ट इसमें दिखाई देती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसका महत्व यह है कि जब हमारे न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई डिसीजन देना है, कोई निर्णय देना है और अगर स्पष्टीकरण में, न्याय सुनाने में अगर कोई कठिनाई होती है तो हमारा संविधान फिर क्या करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस प्रस्तावना की भाषा का सहारा लेगा और प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन देता है, निर्णय देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो संविधान की कुंजी हमारी प्रस्तावना को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें अगला महत्व आता है कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बताया इसका प्रस्तावना का महत्व। तो इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब इन्होंने कहा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना क्या है, तो बोले कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय के लिए हमारे सपनों का विचार है ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व बताया था किसने, तो देखिए इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये तो हमारे संविधान की मूल आत्मा है। आ रहा समझ में? क्या कहा इन्होंने, तो इसको इन्होंने संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था, तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था फ्रेंड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगले आ जाते के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी इन्होंने क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो प्रस्तावना संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्मपत्री है या जन्म कुंडली है। आ रहा समझ में? तो ये इन्होंने कहा है के.एम. मुंशी ने। अब यहाँ पर संप्रभु का अर्थ क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, तो इसे को लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो प्रस्तावना है ये संप्रभु, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्मपत्री है या इसकी जन्म कुंडली है, ये इन्होंने कहा है के.एम. मुंशी ने। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महत्व के बारे में किसने क्या कहा है, तो इन सभी विद्वानों के विचार आपको ध्यान रखना होगा और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रस्तावना का महत्व भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।